गुड आफ्टरनून प्यारे छात्रों, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 10th जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, संसाधन, विकास और उपयोग। उसमें हम लोगों ने देखा था कि संसाधन हम किसे कहते हैं, संसाधन का विकास क्या होता है और संसाधन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कैसे संसाधन हमारे जीवन को सुगम, सहज और सुखद बनाता है। उन्हीं का जो बचा हुआ हिस्सा है उनको चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं और किन किन आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोगों ने देखा था कि संसाधन के कई प्रकार हैं और उनका वर्गीकरण भी कई तरह से किया गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, संभाव्य, ज्ञात, संचित। तो उसी को आगे और हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे थे पिछले दिन तो चलिए प्रारंभ करते हैं संसाधन का वर्गीकरण। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो कि हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है और कुछ हमारे रिसोर्सेज मानव निर्मित भी हैं, तो वो कितने प्रकार के हैं, उनको हम किस प्रकार से बांटेंगे। तो उसमें संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला था उपलब्धता के आधार पर, किस प्रकार वो हमारे लिए उपलब्ध है। तो उपलब्धता के आधार पर हम लोगों ने देखा था प्रकृति प्रदत्त, और प्रकृति प्रदत्त में देखे थे जो कि प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, जल, हवा। फिर मानवकृत भी देखे थे, मानवकृत में जो हम लोग बनाते हैं। फिर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। जैविक में हम लोगों ने देखा था जो कि सजीव से जो संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनाज, फल, सब्जी, दूध, मांस इत्यादि। फिर अजैविक में जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होता है, जिनका स्रोत निर्जीव है, जैसे कि पत्थर, तांबा, लोहा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, माइका, ये सब। फिर पुनः प्राप्ति के आधार पर ऐसे संसाधन जिनको कि हम बहुत ही कम समय में फिर से उनको प्राप्त कर सके, तो पुनः प्राप्ति के आधार पर हम लोगों ने देखा था नवीकरणीय, रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में सूरज की रोशनी हो जाएगी, जल हो जाएगा, जो अनाज है वो सब रिन्यूएबल है, कुछ ही समय में वो हमें प्राप्त हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल में कोयला, पेट्रोलियम, गैसोलीन, ये सब है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब मालिकाना, ऑनरशिप, कि किसका उसमें किसके अंडर में है या किसका आधिपत्य है, किसके अधिकार क्षेत्र में है, उसमें देखा था हमने निजी। इसको डिटेल से भी हम लोग देखेंगे, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य, जिनकी संभावना है, ज्ञात, जो हमें मालूम है, भंडारित और संचित। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला उपलब्धता के आधार पर कि संसाधन हमें कैसे उपलब्ध हैं। तो संसाधन मेनली हमें दो प्रकार से उपलब्ध होते हैं, एक प्रकृति के द्वारा और एक हम खुद उनका परिवर्धन और परिष्करण करते हैं, तो उनको मानवकृत संसाधन कहते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत संसाधन कह रहा कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, जल और वायु, पानी और हवा। उच्चावच आप लोग जानते होंगे। उच्चावच को ऐसे समझिए, पहाड़, पठार, प्लेट्यू और मैदान। उच्चावच कहने का मतलब हो गया कि ऊंचाई, फिर नीचाई, गहराई, ऐसा क्षेत्र। यानी मतलब जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में लिया ऊंचा कहते हैं ना, या ऊंचा नीचा, वैसा क्षेत्र उच्चावच। हमारी प्रकृति क्या है, हमारी पृथ्वी उच्चावचों से भरी पड़ी है। आप देखेंगे
थोड़ी दूर में आप नेपाल की तरफ जाएंगे, वहाँ आपको बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई पड़ेंगे, काफ़ी ऊंचाई में है। फिर हम लोग जब अपनी तरफ आते हैं तो यहाँ मैदानी भाग है, तो झारखंड के तरफ चले जाएं तो पठार है। होता है ऐसा कि पहाड़ बहुत अधिक ऊंचाई पे होता है, शंक्वाकार होता है, फिर मैदान समतल होता है, और पठार जो होता है हल्का ऊंचा होता है। ठीक, तो प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत संसाधन, तो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, जल और वायु, उच्चावच ऊंचाई गहराई जैसे भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है, उन्हें प्रकृति प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरी तरफ हम मानवकृत संसाधन को कहेंगे मैन मेड, अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया रिसोर्सेज। इसको लिख लेंगे, अच्छा रहता है, मैन मेड रिसोर्सेज। तो देखिए, ये हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये जोग्राफिकल सिचुएशंस जो है, वो मनुष्य के क्रियाकलापों पर प्रभाव डालता है। आप कभी पहाड़ की तरफ गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा पहाड़ के जो लोग होते हैं वो बड़े आसानी से पहाड़ पर बहुत अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। दूसरी बात, उनका जो पैर होता है काफ़ी मजबूत होता है, और उनका अगर क्या कहते हैं, उनका चेहरा देखेंगे तो वो उनका नाक थोड़ा सा क्या कहेंगे कि चिपटा हुआ रहता है, मंगोलियन फेस का। अब नेपाली लोगों को तो देखते ही होंगे, चाइनीज को, तो ये उनके भौगोलिक प्रभाव की वजह से होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा गोरे होते हैं। तो ये भौगोलिक परिस्थितियाँ मनुष्य के क्रियाकलाप पर प्रभाव डालती है। उनका रहन सहन पहाड़ के ही अनुकूल हो जाता है। फिर मैदानी एरिया में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन अलग होता है। उसी प्रकार से जो लोग समुद्री एरिया में रहते हैं उनका भी रहन सहन अलग होता है। तो भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है, व्यापक मतलब कि बड़ा सा प्रभाव डालती है, क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में प्रभाव डालती है, उन्हें प्रकृति प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। परंतु केवल उसी स्थिति में जब उन्हें प्राप्त करने और परिष्कृत एवं परिवर्धित, परिष्कृत और परिवर्धित आपको बता चुके हैं। परिष्कृत का अर्थ होता है रिफाइन करना, उसका शुद्धिकरण करना, रिफाइनमेंट, और परिवर्धित का अर्थ होता है उसको विकास करना, डेवलप्ड करना। तो परिष्कृत एवं परिवर्धित करने की व्यापक तकनीक उपलब्ध हो, हमारे पास टेक्निक उपलब्ध हो उस संसाधन को निकालने का, उसको हम रिफाइनमेंट करने का और उनको शुद्ध करके अपने उपयोग में लाने का, साथ ही उनके विकास का, तथा उन्हें वो आगे वाले पेज में है, देखिए संसाधन, ये वाला डायग्राम देख लें हम लोग। संसाधन, इसमें मानवकृत, संसाधन दो प्रकार के, प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। अब प्रकृति प्रदत्त को देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको कि कम ही समय में प्राप्त किया जा सकता है, रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। अनवीकरणीय क्या है, वो एक बार जब खत्म होगा तो उसके पुनर्प्राप्ति में लाखों वर्ष लगते हैं, कोयला, पेट्रोलियम आदि में। फिर नवीकरणीय में सतत उपलब्ध, और उसके बाद सतत उपलब्ध, फिर जैविक, फिर जैविक को भी हम प्राकृतिक वनस्पति, फिर वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधा ये हो गया,
पेड़ पौधा, जंगल और वन्य जीव में जो वन के जो जानवर होते हैं वो भी हमारे संसाधन हैं। फिर अनवीकरणीय में नाशवान, जो कि नाश हो जाएगा जिसका। एक है पुनर्उपयोगी। नाशवान जैसे कि कोयला देख लीजिए आप, और कोयला को आप जला देंगे तो उससे राख बन जाएगा और उस राख का फिर आप कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। पुनः राख को जलाकर आप ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्उपयोगी में जैसे कि लोहा, आप लोहा प्राप्त किए, बॉक्साइट प्राप्त किए, एल्यूमिनियम प्राप्त किए, सोना प्राप्त किए, ठीक है। आप लोहा का कोई सामान, कोई इक्विपमेंट्स बना लिए, कोई औजार बना लिए, और फिर वो औजार टूट गया तो क्या करेंगे, उसको फिर से गला करके आप दूसरा कोई औजार बना सकते हैं। तो लोहा, सोना, ये सब क्या है, पुनर्उपयोगी है। नाशवान जो कि फिर से जिसका उपयोग नहीं कर सकते, जिसको रिसाइकल करके दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते, वो नाशवान हो जाएगा। मानवकृत में संरचनाएं और संस्थाएं। संरचना जो हम लोग बनाते हैं, जैसे रेल लाइन बिछा दिए, नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दिए। संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कोई कार्यालय, कोई ऑर्गेनाइजेशन, और फिर गुणवत्ता और मात्रा, ये सब देखेंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। उपयोगी बनाने हेतु की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले खर्च को वहन करने के लिए समुचित धन जुटाने की क्षमता हो। हमको जो कोई संसाधन प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक संसाधन, उस संसाधन को निकालने में, उसके परिष्करण करने में, उसके परिवर्धन करने में, उनके उपयोग में, ये सब के लिए जो खर्च होगा, खासकर उसको निकालने में, जो उसके खनन में जो खर्च होगा, उतना पैसा हमारे पास चाहिए, समुचित धन, उतनी टेक्निक्स चाहिए। अब पता चला कि आपके ज़मीन में पेट्रोल निकला, लेकिन वो 8000 मीटर नीचे निकला, 8 किलोमीटर। पता चलेगा कि वो पेट्रोल निकलने के बाद वो मार्केट में जो पेट्रोल मिल रहा है उससे कहीं अधिक महंगा पड़ जाएगा, तो वो फिर संसाधन नहीं है। वो संसाधन कब बनेगा, जब वो आसानी से मार्केट के रेट से कम रेट से निकल जाएगा, तो फिर वो संसाधन होगा। ऐसे बहुत सारे खदान हैं, या जहाँ पर कि पता तो है कि यहाँ पर खनिज हैं पड़े हुए इसके अंदर, लेकिन उनको निकालने की व्यवस्था नहीं है। उनको निकालने में खनिज का जो मार्केट मूल्य है उससे अधिक खर्च पड़ जाएगा, तो वो फिर संसाधन हमारे लिए नहीं हुआ। क्योंकि संसाधन का अर्थ है कि मनुष्य को फायदा पहुँचे, नुकसान नहीं पहुँचे। समुचित धन जुटाने की क्षमता हो। इसी प्रकार भवन, सड़कें, रेल लाइनें, विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, खोज और विकास की विभिन्न संस्थाएं मानवकृत संसाधन है, मैन मेड रिसोर्स है। व्यवहारिक रूप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय क्रियाकलापों के प्रथम चरण में किया जाता है, जिसके उपरांत द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कोटि के क्रियाकलापों में मुख्यतः मानवकृत संसाधनों का उपयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, इसको समझिए। बहुत शॉर्ट में यहाँ से किताब में लिख करके वो इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इनसे पहले की कक्षाओं में डिफाइन किया हुआ है। कहा गया है कि, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा कि व्यवहारिक रूप में, व्यवहार के रूप में, प्रयोग के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय क्रियाकलापों के प्रथम चरण में किया जाता है। क्या कह रहा है कि इनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग मानवीय क्रियाकलाप के प्राथमिक चरण में किया जाता है। मानवीय क्रियाकलाप के प्राथमिक चरण में किया जाता है। साथ ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक चरण में, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कोटि के क्रियाकलापों में मुख्यतः मानवकृत संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। समझिए,
इम्पोर्टेंट है यह। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय क्रियाकलापों के प्रथम चरण में किया जाता है, ठीक, जिसके उपरांत द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कोटि के क्रियाकलापों में मानवकृत संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है, इनको देखते हैं। पहले सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप के 4 चरण होते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के 4 चरण हैं। 4 चरण या स्टेप्स हैं। पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उसके बाद चतुर्थ। चतुर्थक या चतुर्थ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक। तो प्राथमिक चरण में क्या आता है? प्राथमिक चरण में आएगा आखेट, पशुचारण, खनन, कृषि, मत्स्य पालन। प्राथमिक में आएगा आखेट, पशुचारण, कृषि, मत्स्य पालन या मत्स्योद्यम, मत्स्य पालन और खनन। अब एक एक करके इसको समझिए। हमको लगता है कि इसमें समझना कुछ नहीं है, इससे आप लोग परिचित हैं। आखेट का क्या अर्थ होता है? अभी आप सामने रहते तो हम आपसे पूछ लेते। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। अगर जिन बच्चों को नहीं आता बगल में लिख लीजिए, शिकार करना। पहले के समय लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। अभी भी जो ट्राइबल्स के भी जो भी लोग हैं, आदिवासी लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। आखेट का अर्थ हो गया शिकार करना। पशुचारण, पशु चराना, नहीं, गाय भैंस बकरी। कृषि, खेती। मत्स्य पालन, मछली पालना। खनन, खुदाई। तो कह रहा है कि प्राथमिक जो क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाकलाप के जो प्राथमिक चरण हैं, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट प्रयोग हो जाता है। कैसे प्रयोग होता है? अब किसी को आखेट करना है, एक पत्थर उठाया, पत्थर क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और एक जानवर, पशु को उठा करके मार दिया, मर गया, फिर उसको खा गया, तो पशु भी प्राकृतिक संसाधन और पत्थर भी प्राकृतिक संसाधन। पशुचारण, पशु को चराना है। पशु को चराएगा तो उससे क्या क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, मांस मिलेगा, हड्डी मिलेगा, चमड़ा मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो पशुचारण, तो पशु भी प्राकृतिक संसाधन और उसको चराने वाला आदमी भी प्राकृतिक संसाधन। और पशु का जो उपोत्पाद है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है, जो कि मांस, दूध, ये सब, वो भी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त। कृषि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं।
खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में देखिए खेत भी प्राकृतिक संसाधन, खेत में लगाया गया बीज भी प्राकृतिक संसाधन। लेकिन अभी के समय में आप ये नहीं कह सकते उर्वरक प्राकृतिक संसाधन, उर्वरक फिर वो सेकेंडरी टर्शियरी संसाधन है, लेकिन या मानवकृत संसाधन है उर्वरक, मानव के द्वारा बनाया गया है। लेकिन कोई कोई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वहाँ गोबर का यूज करते हैं, वो क्या है फिर प्राकृतिक संसाधन। मत्स्य पालन में मछली पालना है तो मछली भी प्राकृतिक संसाधन, मछली जहाँ पाली जाएगी वो पॉन्ड या जो तालाब का जो इकोसिस्टम होगा वह भी प्राकृतिक संसाधन। खनन, किसी चीज़ की खुदाई करते हैं तो वो भी क्या है प्राकृतिक संसाधन, खुदाई करके हमको कुछ प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानवीय क्रियाकलाप के प्राथमिक चरण में जो क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है मानवीय क्रियाकलाप के प्राथमिक चरण क्या है? आखेट शिकार करना, पशुचारण मवेशियों को चराना, कृषि खेतीबाड़ी, मत्स्य पालन और खनन, ये सभी में क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग होगा। इन सभी में प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग होगा। इन सभी में क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग होगा। ठीक, इन सभी में प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग होगा। नेचुरल रिसोर्स। तो अब आपको पता चल गया। सबसे पहली बात हम लोग क्या देखें कि मानवीय क्रियाकलाप के 4 चरण हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो प्राथमिक में क्या है? प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग होता है, और द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक में मानव निर्मित या मानवकृत संसाधन का प्रयोग होता है। अब देखिए मानवीय क्रियाकलाप के द्वितीयक चरण में कौन कौन से कार्य आते हैं। इसमें आता है विनिर्माण उद्योग, इसमें आता है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण और उद्योग। विनिर्माण कंस्ट्रक्शन का जो काम है, कंस्ट्रक्शन में मान के चलिए बच्चों पुल बन रहा है, कहीं पर पुल बनने का कार्य हो रहा है, कहीं पर पक्का का घर बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है। तो इन सब चीज में देखिए प्राथमिक संसाधन का उपयोग हो रहा है या मानवकृत संसाधन का उपयोग हो रहा है। साधारण सा उदाहरण लीजिए पुल का। तो पुल में आप लोग देखे होंगे छड़ लगता है, रड। तो रड, अब आप कहिएगा कि रड लोहा का रड है, लोहा तो प्राकृतिक संसाधन है, तो यह बात नहीं होगी। लोहा हमको जिस रूप में लोहा मिला खनन के उपरांत, तो वो लोहा नहीं है वहाँ पर। उसको फिर मानव ने क्या किया? अपने तरीके से उसको मॉडलाइज किया, उस पर और सारे खनिज मिलाए, फिर वो रॉड बनाया। तो जितने भी चीज़ हैं द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक में, वो तो प्राकृतिक संसाधन से ही बनेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप में होगा। इसमें प्राकृतिक संसाधन से जो फिर मानव अपनी तकनीक का उपयोग करके जो बनाएगा संसाधन, उसका उपयोग होगा। जैसे कि विनिर्माण में जो सीमेंट का यूज होगा, विनिर्माण में सीमेंट का, वो क्या है? मानवकृत संसाधन है। छड़ का मानवकृत संसाधन है। ईंट का, ईंट मानवकृत संसाधन है। ठीक, इसी में अगर मिट्टी का उपयोग हो तो मिट्टी क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन होगा। तो विनिर्माण में क्या होता है कि मानवकृत संसाधन का उपयोग होता है। उद्योग, उद्योग में बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, तो मशीन क्या है? मानवकृत संसाधन है। ऊर्जा के बड़े बड़े संयंत्र लगते हैं, क्या? मानवकृत संसाधन है। तो द्वितीयक चरण में, मानवीय क्रियाकलाप के द्वितीयक चरण में आता है विनिर्माण और उद्योग। तो विनिर्माण और उद्योग में प्राथमिक संसाधन का कहीं काम नहीं है, प्राकृतिक संसाधन का कहीं उपयोग नहीं है। प्राकृतिक संसाधन से ही मानव ने अपनी तकनीक का उपयोग करके जो संसाधन बनाया, मानवकृत संसाधन, उसका उपयोग है। मानव के संसाधन में सीमेंट, छड़, ईंट, मशीन, ऊर्जा।
तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब तृतीयक कार्यकलाप क्या है, इसको मिटाना है। मिटाना है, या ऊपर ये जाएगा। ऐसे होगा। तो मानवीय क्रियाकलाप के तृतीयक चरण। अब मानवीय क्रियाकलाप को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के, अच्छा इसको लिख ही देते हैं। यहाँ पर सीमेंट हमने लिखा था, छड़ विनिर्माण में, ईंट, फिर उद्योग में मशीन, हाँ, रसायन, वस्त्र उद्योग है तो धागा, ढेर सारी चीजें हैं। अब तृतीयक मानवीय क्रियाकलाप के तृतीयक चरण, मानवीय क्रियाकलाप के तृतीयक चरण। मानवीय क्रियाकलाप के तृतीयक चरण में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, तो इसमें आएगा संचार और परिवहन। संचार, संचार तो जान रहे हैं, कम्युनिकेशन। अब बताइए कि संचार के क्या क्या साधन हैं, और मुझे लग रहा है कि आप लोग बता रहे हैं। तो अभी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर संसाधन है कम्युनिकेशन का, वो मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न, या अन्य कई प्रकार की चीज़ें, सैटेलाइट। तो ये सब मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न, सैटेलाइट, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है या मानवकृत संसाधन है? यह सब मानवकृत संसाधन है, मैन मेड रिसोर्सेज है। तो प्राथमिक चरण में देख लिए प्राकृतिक संसाधन का कार्य हो रहा है, द्वितीयक में मानव निर्मित का या मानवकृत का, तृतीयक में भी मानव निर्मित। परिवहन में, परिवहन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? परिवहन में आप यूज करते हैं मोटरसाइकिल या बाइक, कार, ट्रेन, किधर से किधर चला जाता है।
कार, ट्रेन, बस, ये सब क्या है? मानवकृत संसाधन है। तो इस तरह से हम लोग मानवीय क्रियाकलाप का तृतीयक चरण भी देख लिए। मानवीय क्रियाकलाप के तृतीयक चरण, अब मानवीय क्रियाकलाप इधर भाग गया भाई तुम। अब मानवीय क्रियाकलाप का चतुर्थक चरण, मानवीय क्रियाकलाप के चतुर्थक चरण में क्या क्या आते हैं? खोज और अनुसंधान, डिस्कवरी। अब खोज और अनुसंधान में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है? तो वैज्ञानिक, यंत्र, ढेर सारा यंत्र है, माइक्रोस्कोप या फिर इंस्ट्रूमेंट बराबर। तो ये सब क्या है? ये सब मानवकृत संसाधन है। अब कहिएगा कि वैज्ञानिक तो प्राकृतिक संसाधन है। वैज्ञानिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन वैज्ञानिक जो ज्ञान इंस्टीट्यूशन से प्राप्त किया, टीचर्स से या अनुभवों से, खोजों से, वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान उसका मानवकृत संसाधन है। ठीक, ये सब हम लोग देख लिए। फिर आगे देखते हैं इसमें चलिए इसी को उठा करके देखते हैं। तो व्यवहारिक रूप पे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय क्रियाकलापों के प्रथम चरण में किया जाता है। हम लोग देख लिए हैं वहाँ पे आखेट में, पशुचारण में, मत्स्योद्यम में, ये सब में। जबकि मानवीय क्रियाकलाप के द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कोटि के क्रियाकलापों में मुख्यतः मानवकृत संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, मैन मेड रिसोर्सेज का। उसके बाद देखना है जैविक और अजैविक संसाधन। तो जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक शब्द सुनने से कैसा लग रहा है? क्या होगा? वैसे संसाधन जो कि जीवित जीवों से प्राप्त हो, दूध, मांस, मछली, अंडा, सब्जी, अनाज, यह सब क्या है? जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन जो कि मृत चीज़ों से प्राप्त हो, गिट्टी, बालू, पत्थर, ईंट, लोहा, सोना, चांदी, ये सब अजैविक संसाधन। कहा कि जीव मंडल में विद्यमान, जीव मंडल बायोस्फीयर, जीव मंडल से तात्पर्य है बायोस्फीयर, अर्थात जो जीवित है, जिसमें जीवन है। जीव मंडल में विद्यमान, विद्यमान का अर्थ होता है मौजूद, वो पढ़ा लिखा विद्यमान नहीं, विद्यमान अर्थात मौजूद। जीव मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मानव भी जैविक संसाधन है। सीधा बता दिए, जिसमें जीवन है, जो जीवित है, और उनसे अगर कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो जैविक संसाधन है। जीव जगत के जीवित
सदस्यों में संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति का अर्थ हुआ कि अपने ही तरह संतान को जन्म देना, कि रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, इसी को रिप्रोडक्शन कहेंगे, अपने ही तरह संतान को उत्पन्न करना। तो संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में ये नई संतानों को उत्पन्न करते रहते हैं, अतः सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय है। नहीं, सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय है। इस बात का आप सा उदाहरण से समझ सकते हैं, जो समीचीन उदाहरण है कि अभी वर्तमान में मनुष्य की आबादी लमसम 8.25 अरब है, 8.25 अरब है, नहीं, लगभग 815-16 करोड़ है। उसमें अकेले इंडिया में ही लमसम 130-35 करोड़ के लगभग है। तो जैविक संसाधन नवीकरणीय संसाधन होते हैं, ठीक। लेकिन बहुत सारे जीवों की आबादी घट भी रही है, जैसे शेर का, चीता का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मानव जिम्मेदार है। तो जैविक और अजैविक संसाधन हो गया, ये हम लोग देख लिए। अतः जैविक संसाधन नवीकरणीय होते हैं। अब उसके बाद मानवकृत संसाधन, इसको हटाइए। इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ, अगर आपको देखने में दिक्कत होगी तो आप सामने किताब रखेंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, खनिज किसको कहते हैं? जिसको हम लोग खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त होती है। खनन का अर्थ होता है खुदाई। इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, खनिज में वही लोहा, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, खनिज, चट्टाने, मिट्टी, नदियां, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन है। अर्थात यह, इसमें कभी जीवन था ही नहीं। अ का अर्थ होता है, और अ का अर्थ होता है नहीं। अ कहीं भी लगा हुआ रहेगा, तो हर जगह नहीं, साधारणतः अ अगर कहीं लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब आप लोग समझेंगे नहीं। अजैविक, जैविक जिसमें जीवन था, अजैविक जिसमें जीवन नहीं था। जिससे नवीकरणीय जो तुरंत प्राप्त हो जाएगा, और अनवीकरणीय जिसको प्राप्त करने में लाखों वर्ष लगेंगे। तो अ का अर्थ नहीं होता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय को इंग्लिश में रिन्यूएबल कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अनवीकरणीय को नॉन, नॉन का ही भी अर्थ होता है नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल क्या होगा? इसको प्राप्त करने में लाखों वर्ष का समय लगेगा, हजारों वर्ष का समय लगेगा। और रिन्यूएबल कुछ ही समय में इसकी पुनर्प्राप्ति हो जाएगी। इससे मानव क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियां, समुद्र, मछलियां, पेड़ पौधे, उन पर बसेरा लगाए हुए पक्षी एवं वन्य जीव सभी नवीकरणीय संसाधन है, सब रिन्यूएबल है। इनको आसानी से कुछ ही समय में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि या तो वे प्राकृतिक रूप से स्वतः उपलब्ध हैं, स्वतः खुद ब खुद, स्वतः का मतलब होता है अपने आप,
या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। पक्षी कैसे उत्पन्न होगा? जैविक प्रक्रिया के द्वारा। जल कैसे उत्पन्न होगा? भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा। जल बारिश होती है, नहीं बारिश होती है, फिर थोड़ा सा धूप आया, सब जल का वाष्पीकरण हुआ, पुनः बादल में पहुंचा, पुनः वर्षा हुई, जल चक्र चलता रहता। तो भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। इनमें से वन और वन्य जीव जंतु एवं तालाबों और समुद्रों में एकत्रित जल हमेशा उपलब्ध होते हैं। ये सभी जो संसाधन हम लोग देखें, सूर्य प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियाँ, समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, उन पर बसेरा लगाए हुए पक्षी एवं वन्य जीव, सभी संसाधन में से कुछ जो संसाधन है, जैसे कि वन और वन्य जीव जंतु जो है, और तालाब और समुद्र, यह सब हमेशा उपलब्ध रहता है, प्रत्येक समय उपलब्ध रहेगा। लेकिन सूर्य प्रकाश आपको हमेशा उपलब्ध रहता है? नहीं रहता है। हवा ऐसे रहती है, लेकिन बहुत तेज की हवा कभी रहती है, कभी नहीं रहती है। तो जो हर वक्त उपलब्ध रहेगा उसको सतत उपलब्ध संसाधन कहेंगे। सतत उपलब्ध संसाधन, कॉन्टिन्यूअस, लगातार उसको कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस अवेलेबल रिसोर्सेज। थोड़ा बहुत इंग्लिश को भी देखते जाइए, अच्छा रहेगा अग्रिम भविष्य के लिए। सतत उपलब्ध संसाधन कहते हैं सूर्य का प्रकाश वर्ष की कुछ दिनों में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में, एबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है, जबकि वर्षा काल में, जब बारिश का समय होता है, आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं, सूर्य दिखाई नहीं देता है, या ठंडी के समय में सूर्य, शीत ऋतु में सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ दिनों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि वर्षा काल या अन्य कारणों से कुछ दिनों तक या तो कम उपलब्ध होता है अथवा उसकी तीव्रता कम होती है। तीव्रता आप समझ रहे हैं बच्चों, इंटेंसिटी। आप गर्मी के समय में 12:30 PM में सनलाइट की इंटेंसिटी देखिए, और उसी समर सीजन में 6:30 AM में सनलाइट की इंटेंसिटी देखिए, पता चल जाएगा। तो तेज धूप जो आ रहा है तो उसकी तीव्रता क्या है? अधिक है। सुबह के समय में कम धूप आती है तो उसकी तीव्रता कम होती है, उसी को कहते हैं तीव्रता कम रहती है। इसी प्रकार नदियों में बहता जल वर्षा ऋतु में बाहर निकलकर बाढ़ के रूप में अभिशाप बन जाता है। जैसे अभी केरल के वायनाड में है, वहाँ पर इस कदर बाढ़ आई है कि लगभग 300-400 लोग मर गए हैं, यही 2-4-5 दिन पहले। अभी भी रेस्क्यू चल ही रहा है, या अभी भी आसाम में, बिहार के भी कुछ एरिया में बाढ़ का अभी सीजन है। तो जब जल मनुष्य का जान लेने लगेगा तो वो संसाधन नहीं रहेगा, तो इसलिए बाढ़ का पानी हमारे लिए संसाधन नहीं है। संसाधन आसान सा बात में समझिए कि जो हमको फ़ायदा पहुंचाता है वही संसाधन है, जो मेरे काम की चीज़ है वही संसाधन है। जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, जिससे हमको नुकसान हो रहा है, वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। ठीक, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत काम का है तो उस समय वह व्यक्ति आपके लिए संसाधन है, और फिर वह व्यक्ति अगर आपके काम का नहीं रहा तो फिर आप उसको अपने साथ नहीं रखते हैं, वह आपके लिए फिर संसाधन नहीं रहता। बस वही चीज़ है। साधारण सी बात में अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आसानी होगी हमें। हम एक ही इसी बात को समझ जाएं कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो संसाधन है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो संसाधन नहीं है। इसी पर जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसी को कॉट करके हम लोग लिख लेंगे आसानी से। तो कह रहा है कि जब बाढ़ का पानी बहुत अधिक
विपुल मात्रा में आती है, प्रचुर मात्रा में आती है और जान माल की क्षति होती है, तो उस समय जल हमारे लिए संसाधन नहीं है। उस समय जल हमारे लिए क्या है? अभिशाप है। उस समय का जल हमारे लिए अभिशाप है। उसके बाद देखिए, और संसाधन के रूप में नहीं रह पाता। हवा भी समान गति से उपलब्ध नहीं रहती है। हवा भी समान गति से उपलब्ध नहीं रहती है, और वही हवा जब आंधी ले आती है तो वो हवा क्या होता है? संसाधन हमारे लिए नहीं रहता। और जब हवा आंधी ले आती है तो वह हवा हमारे लिए संसाधन नहीं रहेगा। हवा भी समान गति से उपलब्ध नहीं रहती, और आंधी तूफान में जबकि आंधी में टीन का छप्पर उड़ता और किसी का गर्दन उड़ा देता है, तो उस समय आप हवा को संसाधन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो आंधी तूफान में यह लाभप्रद होने के स्थान पर हानिकारक, यही बात तो बता रहे हैं कि लाभप्रद, जो मेरे लिए लाभप्रद है वो संसाधन है। चूँकि मानव क्या है? मानव बहुत ही स्वार्थी किस्म का जीव है, तो जो लाभप्रद है वह संसाधन है। इसीलिए तो बाघ की संख्या घट गई और बकरी की संख्या बढ़ गई, क्योंकि बाघ मानव के लिए लाभप्रद नहीं था और बकरी लाभप्रद था। आपको फ्री में भी कोई बाघ देगा तो आप पालिएगा? नहीं पालिएगा। और बकरी गाय भैंस तो पाल लेते हैं लोग ना। तो आंधी तूफान में यह लाभप्रद होने के स्थान पर हानिकारक हो जाती है। इन प्रकार के संसाधनों को प्रवहनीय संसाधन कहते हैं। नहीं, फ्लोटिंग रिसोर्सेज, प्रवहनीय संसाधन, इन प्रकार के संसाधन को फ्लोटिंग या पोर्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसको एक और जनसामान्य के उदाहरण से समझिए कि जैसे कि पंडित जी लोग दक्षिणा में गाय मांगते हैं या अन्य कोई जंतु मांगते हैं, लेकिन कभी किसी पंडित जी को सुना है कि आप जो है शेर दुर्गा माँ की सवारी है और शेर दे दीजिए दक्षिणा में, लेंगे? कभी वो नहीं लेंगे। फिर शेर से बड़ा जीव उनको हाथी दिया जाएगा तो बड़ा सहर्ष ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे, गाय ले लेंगे, भैंस ले लेंगे। लेकिन उनको जब बताया जाए कि आप शेर ले लीजिए पंडित जी दक्षिणा में, तो पंडित जी बोलेंगे ना, हमको कुछ दक्षिणा मत दीजिए। तो जो लाभप्रद है मानव के लिए वो संसाधन है, जो लाभप्रद नहीं है वो संसाधन नहीं है। आप इसको बहुत सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं। वही जीवों की संख्या बढ़ी है, वही जीवों का मानव ने संख्या बढ़ाया जो जीव मानव के लिए फायदेमंद है। आप पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो देखिएगा कि मुर्गा मानव के लिए फायदेमंद है, तो मुर्गा का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। नहीं, तो लाभप्रद होने के स्थान पर हानिकारक हो जाता है। इस प्रकार के संसाधन को प्रवहनीय संसाधन कहते हैं। पोर्टेबल, पोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। पोर्टेबल रिसोर्सेज कहने का तात्पर्य है कि यह कभी हमारे लिए संसाधन होता है और कभी यह जब हमको नुकसान पहुंचाता है, वर्षा का जल और आंधी, तो यह उस समय हमारे लिए संसाधन नहीं रहता है। उसी प्रकार जब बहुत अधिक ग्रीष्म काल के समय में बड़े बड़े महानगरों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस समय वो धूप हमारे लिए संसाधन नहीं होता है। लेकिन जब ठंड के समय में सुबह की जो धूप होती है वो हमारे लिए संसाधन होता है। डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन डी मिलता है। डॉक्टर यह क्यों नहीं बताते हैं कि आप 50 डिग्री सेल्सियस वाले धूप में जाइए, वहाँ विटामिन डी तो और अधिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। विटामिन डी जितना मिलेगा उससे ज़्यादा हमारे शरीर का विटामिन क्या होगा? चूसा चला जाएगा सनलाइट के द्वारा। तो कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्षों की जटिल जैव रासायनिक तथा अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। जैव रासायनिक वो बहुत सा उसका बायोडिग्रेडेशन होता है, फिर वो
एक परत के दूसरे ऊपर दूसरा परत जमते जाता है, फिर दबाव के कारण। तो दबाव के कारण जो होता है उसको कहते हैं भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। और जो सूक्ष्म जीव उनको जीवाश्म से ये बनता है कोयला ये सब। तो बड़े बड़े जीव या कोई जीव जब मरता है तो उसको ज़मीन के नीचे जब दब जाता है तो उसको छोटे छोटे जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, उसको डिग्रेडेशन करते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं उनका। तो जैव रासायनिक या अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। तो इसलिए बनने में उनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। पृथ्वी के अंदर उनका भंडार जहाँ तहाँ जमा हो गया है। धात्विक खनिजों के साथ भी यही स्थिति है। धातु वाले खनिज अर्थात वही लोहा तांबा ये सब, साथ भी यही स्थिति है। इनका संचित भंडार सीमित है तथा इन्हें अल्पकाल में कृत्रिम रूप से पुनः बनाना प्रायः असंभव है। किसी भी धातु को अल्पकाल में कृत्रिम रूप से अगर बनाया जाने लगता तो सोना इतना महंगा नहीं होता। सोना क्या होता, सस्ता होता। तब पुनः बनाया जाना संभव नहीं है, असंभव है। अर्थात एक बार इनके समाप्त हो जाने के बाद इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ धातुओं को बार बार पिघला कर शोधित करके, वही प्यूरिफिकेशन नहीं करके प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इनका चक्रीकरण हो सकता है। इसके बारे में अभी हम आपको बतलाए हुए हैं, लोहा के बारे में रिसाइकलिंग हो सकता है इसका। आपका लोहा का कोई औजार कोई इक्विपमेंट्स है वो टूट गया तो फिर क्या करेंगे, आप उसको गला करके फिर से दूसरा कुछ बना लेंगे। ऐसा तो होता ही है। जैसे कि जो एक सामान्य उदाहरण हम लोगों के जीवन में होता है, कभी गाड़ी उड़ी की पत्ती उत्ती टूट जाती है जो उनका वो व्हील के पास लगा हुआ रहता है, तो उससे लोग फिर उसको रीमॉडलाइज करा करके दबिया कुदाली, उसके बाद खुरपी, बहुत सारा इक्विपमेंट्स कचिया उचिया बना लेता, हंसिया ये सब। तो रिसाइकलिंग हो सकता है। जबकि कोयले और तेल को जला देने पर प्राप्त राख से पुनः कोयला एवं तेल नहीं बन सकता है। तेल कहने का तात्पर्य यहाँ पर सरसों का तेल, नारियल का तेल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि सरसों का तेल और नारियल का तेल क्या होगा, वो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है। क्योंकि सरसों 4-6 महीने में सरसों की फिर से फसल तैयार हो जाती है, फिर से सरसों तेल मिल जाएगा। यहाँ पर किस तेल की बात हो रही है, पेट्रोल। ये तो पेट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों पेट्रोल, डीजल, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। चक्रीकरण हो सकता है, जबकि कोयले और तेल को जला देने पर प्राप्त राख से जो ऐश मिला, ऐश मतलब दूसरा ऐश मत समझ जाओ, राख को इंग्लिश में ऐश कहते हैं। इसलिए वो जो सिगरेट का जो राख रखने वाला होता है उसको ऐश टब या ऐश गार्ड या ऐसे कुछ बोलता है उसको। तो ऐश राख से पुनः कोयला एवं तेल नहीं बन सकता, अतः इनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है। इन्हें अचक्रीय संसाधन कहते हैं, अचक्रीय, नॉन रिसाइक्लिक। अच्छा भाई, चक्रीय क्यों बोलते हैं, साइक्लिक, नॉन रिसाइक्लिक कुछ नहीं है, चक्रीय क्यों बोलते हैं उसको भी समझ लो। चक्रीय क्या है, चक्र है। यहाँ पर लोहा का कोई इक्विपमेंट्स था आपके पास, मान के चलिए कि एक बड़ी सी मशीन थी आपके पास, वो मशीन खराब हो गया, उसको क्या कराया आपने, मेल्ट करवा दिया। मेल्ट समझ रहे हैं, पिघला दिया आपने।
पिघला दिया, पिघला करके पुनः आप क्या किया, दूसरी मशीन तैयार कर ली, दूसरी मशीन तैयार हो गई। फिर ये मशीन भी ख़राब होगी तो फिर क्या करेंगे, उसको मेल्ट कराएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे। या बड़ा सा मशीन, उसका बड़ा लोहा है उसका, मान के चलिए कि इतना बड़ा ये लोहा का प्लेट है। मशीन खराब हो गई, यहाँ से लगने वाला था ये खराब हो गया। ट्रैक्टर वैक्टर का तो बहुत सारे इक्विपमेंट रहता ही है, उसको यहाँ से काट लेंगे आप, इसका कुछ और बना लेंगे, इस वाले हिस्से का कुछ और, इस वाले हिस्से का कुछ और। तो इस तरह की बातें होती है। तो लोहा क्या है, चक्रीय संसाधन है, साइक्लिक रिसोर्सेज है, और ये वाला अचक्रीय नॉन रिसाइक्लिक है। तो समझ गए। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो चक्रीय और चक्रीय संसाधन तक हो ही गया। अब देखते हैं निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, निजी समझ रहे हैं, जो आपका पर्सनल है। निजी क्या होगा कि पर्सनल होगा, निजी जो कि आपका पर्सनल है, खुद का है। सामुदायिक जो कि पूरे समुदाय का, समुदाय समझते हैं, जैसे कि आपका गांव, जैसे कि आपके गांव में आपका परिवार है, आपकी फैमिली, योर फैमिली। ठीक, तो ये आपका निजी परिवार है। इसी गांव में और फैमिली है, फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 3, फैमिली नंबर 4, फैमिली नंबर 5, फैमिली नंबर 6। तो ये सब मिलकर के क्या हो गया, गांव, टोला, मोहल्ला बन गया। तो ये क्या हो गया, एक समुदाय हो गया ना। और इस समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। आपका परिवार एक समुदाय नहीं है, कई परिवारों के मिलने से उस टोला, उस गांव में जितना परिवार है सब मिलकर ये क्या हो गया, एक समुदाय हो गया। ठीक है। तो सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय, राष्ट्र तो समझ ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए निजी संसाधन का कुछ हमको उदाहरण बताइए। यहाँ रहते तो पूछ लेते, बताते आप लोग। निजी संसाधन का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल है, आपका खुद का घर ना, आपका खुद का मोबाइल, ये सब क्या है, निजी संसाधन का भाग्य है। मोबाइल, ये सब क्या, निजी संसाधन है ना। अब सामुदायिक, आपके गांव में खेल का मैदान है, आपके गांव का खेल का मैदान, आपके गांव का खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, धर्मशाला, रेलवे, नहर, नदी, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन। नहीं, नदी, बड़ी नदी की बात नहीं करेंगे, बड़ी नदी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है। छोटी छोटी वो तालाब उलाब की बात हम बोल रहे हैं, नदी लिखा गया। तो अब राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे भी राष्ट्रीय संसाधन, वो भी सामुदायिक संसाधन नहीं है। सॉरी, रेलवे हम कहीं लिखें क्या, हाँ, रेलवे भी सामुदायिक संसाधन नहीं है, वो भी राष्ट्रीय या राजकीय संसाधन हो सकता है। अपने यहाँ तो राष्ट्रीय संसाधन है रेलवे।
तो समुदाय राष्ट्रीय संसाधन में हो जाएगा जो राष्ट्र की बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़ा बड़ा स्टेडियम, बड़े भवन, बड़े संस्थान, आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारा जो हॉस्पिटल है, उसके बाद फिर आपको रेलवे हो गया, हवाई अड्डा, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। बड़ी नदियाँ, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय एक वर्ड आप लोगों को बराबर मिलता होगा, एक अंतर लगा हुआ रहता है, एक अंतरा लगा हुआ रहता है, ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे तो उसका मतलब राष्ट्र के अंदर ही हो जाएगा। जैसे होता है कि अंतर्जातीय ना, इंट्रा स्पेसिफिक, तो एक ही जाति के अंदर। अंतर्जातीय अर्थात कहने का मतलब है कि अलग अलग जातियों के अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय का कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग राष्ट्र के अंतर्गत। तो वैसे संसाधन जिन पे कि कई राष्ट्रों का, कई देशों का जिन पे स्वामित्व है, ऑनरशिप है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। चलिए इसको देखते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप जो है नोट कर सकते हैं, वो फायदेमंद रहेगा। निजी संसाधन, पर्सनल रिसोर्सेज, समझ ही गए। उपयोग की अनेक वस्तुएं, जैसे कृषि भूमि। ऐसे कृषि भूमि को आप अपना निजी मत समझिए, वो सरकार आपको दिया हुआ है, उसके लिए सरकार लगान लेती है। सरकार को जब आवश्यकता होगी, रेलवे लाइन बनाना होगा, सड़क बनाना होगा, हवाई अड्डा बनाना होगा आपके ज़मीन में, तो उसका अधिग्रहण कर लेगी। ठीक, तो कह रहा है कि निजी संसाधन, उपयोग की अनेक वस्तुएं, जैसे कृषि भूमि, खेती की भूमि, उद्यान, गार्डन, आपके खुद का उद्यान, सबका कुछ फूल वूल नहीं लगा के रखता, छोटा सा उद्यान आपके घर का, मकान, कार, मोटर साइकिल, मोबाइल फोन इत्यादि निजी संसाधन है। इनका स्वामी अपनी इच्छा अनुसार इनका किसी प्रकार से किसी भी समय उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। किसी किसी को मन होता है अपना मोबाइल को पटक करके फोड़ देता है, समुदाय के लोग उसको कुछ नहीं कहेंगे। कोई अपना मोटरसाइकिल लेके जाता है, अब ले जा करके नदी में कूदा देगा, उसको समुदाय के लोग कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद देखिए सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन सामुदायिक संसाधन वे संसाधन का उपयोग समुदाय, गांव और नगर के सभी लोगों के लिए होता है। तो इसमें वही हो गया, सामुदायिक संसाधन में सार्वजनिक भवन, चाहे इसमें पंचायत भवन हो, धर्मशाला हो, जो भी चीज़ हो, विद्यालय, पशु का चारागाह। अब ऐसा नहीं होता, पहले के समय में एक चारागाह होता था जिस पे सभी लोग अपना जा कर के पशु चारण करते थे। चारागाह, नहर, तालाब। अब तालाब भी निजी संसाधन होता है कई लोगों का, लेकिन सामुदायिक भी होता है कहीं कहीं पे। मंदिर, मस्जिद, या इसको सीधा कह दीजिए कि धार्मिक स्थल, कोई कोई अपना भी निजी बना करके रखता है। तो यह सब हो गया। उसके बाद सुलभ हो, गांव में चारागाह, खेल के मैदान, तालाब, शमशान भूमि। शमशान भूमि जनरली सामुदायिक ही होता है, शमशान भूमि निजी नहीं होता है, कोई बनाएगा भी नहीं निजी। साप्ताहिक बाजारों की भूमि, जिसको हटिया कहते हैं ना,
वो भी सामुदायिक होता है। पंचायत भवन, विद्यालय, पर्यटन स्थल इत्यादि सामुदायिक संसाधन। पर्यटन स्थल सामुदायिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, उसका दायरा कितना बड़ा है उस पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय संसाधन वैधानिक रूप से, वैधानिक मतलब क्या होगा, कानूनी रूप से नहीं, किसी राज्य या देश की सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधनों पर उस राज्य या देश का स्वामित्व होता है, ऑनरशिप होता है। सभी प्रकार के संसाधन, निजी हो, सामुदायिक हो, सब पर उस देश का स्वामित्व होता है। कृषि भूमि को निजी माना जा सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर खेती करने अथवा निजी उपयोग के लिए किसानों और उपभोक्ताओं को अधिकृत किया गया है। अधिकृत किया गया है, उनको अधिकार दिया गया है। अधिकृत करने का मतलब हो गया कि उनको अधिकार प्रदान किया गया है, फिर जब उसको आवश्यकता होगी सरकार को ले लेगा। उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है नहीं, जिसके बदले उनसे लगान, लगान वही टैक्स, अथवा अन्य कर लिए जाते हैं, ये भी कर। प्राचीन काल में राजाओं को राज्य की संपत्ति का स्वामी माना जाता था। वर्तमान काल में यह अधिकार सरकार के पास है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा सड़क या रेल लाइन बिछाने, नहरों और कारखानों के निर्माण इत्यादि के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। किसी भी भूमि का क्या कर लिया जाता है, अधिग्रहण, उस पर अधिकार कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। एक्विजिशन कर लिया जाता है, ठीक, अधिग्रहण को कहते हैं एक्विजिशन, ठीक। और इसके बदले सरकार कुछ मुआवजा राशि, कुछ कंपनसेशन अमाउंट आपको दे देती है, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। और आप कहिएगा कि कंपनसेशन अमाउंट हमको, मेरा ज़मीन नहीं लीजिए, नहीं देंगे, तो कंपनसेशन भी नहीं देगा और उसके बाद फिर आपका ज़मीन भी ले लेगा, क्योंकि ज़मीन का मालिक कौन है, सरकार। कंपनसेशन अमाउंट, क्योंकि नागरिकों तथा विस्थापितों के पुनर्वास का प्रबंध किया जाता है। विस्थापित समझ रहे हैं, जिनका घर यहाँ था और घर उसका क्या हुआ, टूट गया घर उसका, फिर सरकार उसको दूसरी जगह ले जा करके क्या करेगा, बसा देगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा। पुनर्वास, फिर से उसको वास मतलब रहने का आवास देगा, उसको घर और बना देगा या पैसा दे देगा, अपने बना लेगा। वो प्रबंध किया जाता है, क्योंकि नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करना सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व भी है। कोई अगर भूखा मर जाएगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भूखा नहीं मरे। कुछ काम नहीं भी, इंडिया में क्या है, अगर कोई कुछ काम नहीं भी करना चाहता है, फिर भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए चावल, दाल, सब्जी की व्यवस्था करे। सरकार करती भी है मुफ्त में राशन दे करके, क्योंकि नागरिकों को यह सुविधा, बाढ़ के समय में देखते ही हैं, बाढ़ के समय में, ठंड के समय में तो अलाव उलाव जला देती है, भाई आप आराम से खाइए, कम्बल उम्बल भी देती है, सोइए, और फिर जब सोने से मन उब जाए, खाने से मन उब जाए तो आकर के अलाव तापी, अलाव मतलब घूरा, जो लकड़ी का नहीं जलाते हैं वो वाला। नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करना सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, नहीं। सागर तटों के पास 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी देश की संपत्ति है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, 12 समुद्री मील तो आप लोग के ध्यान में रहेगा, या 22.2 किलोमीटर, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी देश की संपत्ति है। महासागर जो समुद्र है, जैसे अपने इंडिया में हिंद महासागर का जो एरिया है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो अपने सीमा से, अपने देश की जो सीमा है, सागर तट जो है, जहाँ तक अपना देश है, वहाँ से
12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र पर भारत का ही अधिकार है। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? समुद्री मील या इसको नॉटिकल मील कहते हैं। एक नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। समुद्री मील या इसको नॉटिकल माइल कहते हैं। नौ संचालन में जो दूरी मापी जाती है इसी नॉटिकल माइल से, और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है, नैनोमीटर मत समझ लीजिएगा, 1.852 किलोमीटर। एक और चीज़ बच्चों, कभी कभी बूढ़े लोगों को सुने होंगे कि पूछेगा कि उनसे कि मार्केट कितना दूर है, बोलेगा 3 माइल है, 4 माइल है, 3 कोस है। तो एक और माइल होता है, उसको भूमि माइल कहते हैं। एक भूमि माइल या मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। 1.609 किलोमीटर। तो एक नॉटिकल माइल और भूमि माइल क्या है? दोनों अलग अलग चीज़ है। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर और एक भूमि माइल बराबर या भूमि मील बराबर 1.609 किलोमीटर। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट डाटा है, पूछा ही जाता है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। अब उसके बाद देखिए इसके आगे हम लोग, तो 22.2 किलोमीटर ध्यान में रखना है। ये क्या है कि राष्ट्रीय संसाधन है, समुद्री सागर तट जो हमारी सीमा है उनसे 22.2 किलोमीटर या 12 समुद्री माइल तक का जो क्षेत्र है वो हमारा अपना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर और महानगर है। आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का 71% हिस्सा क्या है? जल है। तो 71% हिस्सा में उसमें नदी ये सब भी आ जाता है, लेकिन उस 71 में से लगभग 65-66% क्या है? समुद्र का ही क्षेत्र है। पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर और महासागर है। यथार्थ में, एक्चुअल में मात्र 29% भूतल, मात्र 29% भूतल, भू मतलब जमीन और तल मतलब उसका सतह, भूतल ही विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय संपत्ति है। इसी पर सब देश बसा हुआ है। शेष 71%, 71% भाग किसी की भी अपनी संपत्ति नहीं है। 71 यहाँ नहीं होगा, 66, 67 होगा, क्योंकि आपके देश से जो नदी निकलती है वो तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। 71% भाग जल है, लेकिन क्या कीजिएगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने में ये है। किसी की भी अपनी संपत्ति नहीं है। ज्ञातव्य है कि जलीय जीवों के साथ ही विभिन्न संसाधनों का विपुल भंडार, विपुल मतलब पर्याप्त, एबंडेंट, इन समुद्रों में विद्यमान है। समुद्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खनिज हैं, तेल का कुआं है, ढेर सारा चीज़ है। तो वो सब का है। इनके उपयोग के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल इनके लिए इंस्टीट्यूशंस है, तो ये कई देश मिल करके बनाते हैं और उसी के आधार पर वो क्या कहते हैं, उनका उत्खनन होता है या संसाधन का उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट से 200 समुद्री मील तक के महासागरीय क्षेत्र को किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है उसको समझिए। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, आपसे परीक्षा में यही सब पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाएगा कि जो आपको नया लगे, नहीं, एक्सक्लूसिव, अपवर्जक, विशिष्ट, उसको विशिष्ट भी कह सकते हैं, नहीं,
और आर्थिक, आर्थिक मतलब जहाँ से कुछ रुपया पैसा, जहाँ से कुछ अर्थ, जहाँ से कुछ उपार्जन होगा, क्षेत्र माना जहाँ से मछलियाँ पकड़ने तथा भूतल से धातुएं एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का उसे अधिकार है, परंतु अन्य देशों के जहाज़ों के परिवहन अथवा अन्य उपयोगों की भी स्वतंत्रता रहती है। इसको समझिए। कोई देश है, मान के चलिए कि ये हमारा, ये मान के चलें कि ये हमारा प्यारा भारत देश है, ये हमारा प्यारा भारत देश है। और भारत देश क्या है, समझ लीजिए कि पानी के टब में इसका आधा हिस्सा डूबा हुआ है। ये पानी का टब हो गया और इसमें हमारा ये आधा हिस्सा डूबा हुआ। आधा हिस्सा इधर ही गुजरात से शुरू होगा, कन्याकुमारी तक आएगा, इधर ये पश्चिम बंगाल तक आएगा। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, इधर ये पश्चिम बंगाल तक आएगा। ठीक, तो कह रहा है कि सागर तल से 200 समुद्री मील तक के, अब ये हमारा सागर का तट है, यहाँ तो ये पाकिस्तान है अपना ना, इधर कुछ हिस्सा चाइना, ये नेपाल, भूटान, यही सब है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो सागर तट है, तो यहाँ से 200 समुद्री मील, मान के चलिए कि यहाँ तक का हिस्सा आता है, 200 समुद्री मील। अभी हम आपको बताएं कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 200 समुद्री मील कितना किलोमीटर होगा? एक समुद्री मील बराबर 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, और उसी में 200 समुद्री मील, तो 1.852 इंटू 200, 2 को हटाइए, दान कर देते हैं, 2 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन की 370 किलोमीटर, अर्थात हमारे सागर तट से 370 किलोमीटर का एरिया किसका है? अपना है। नहीं, इस एरिया में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ से तेल निकाल ले, वहाँ से कभी पता चला कि मोदी जी के रीजन में वहाँ से सोने का खान निकल गया, फिर तो वाहवाही हो जाएगी। तो भूतल से धातुएं, अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का उसे अधिकार है। पेट्रोल वोट्रोल तो निकलता ही बॉम्बे हाई में, वो सागर के अंदर ही, वहाँ पर वो पेट्रोल का, वहीं से पेट्रोल निकलता है। कभी कभी सुने होंगे कि पेट्रोल के रिसाव से समुद्र में कई मछलियाँ, कई सारे जीव मर गए, वो जो परिष्करण के समय में, जब वो खनन होता रहता उस समय में। बोतल से धातुएं व अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का उसे अधिकार है, परंतु अन्य देशों के जहाज़ों के परिवहन अथवा अन्य उपयोगों की भी स्वतंत्रता रहती है। लेकिन इस क्षेत्र से दूसरे देश का जहाज़ भी आ जा सकता है। उसी में हुआ था क्या कि पाकिस्तान अपना छोटा सा वो नाव लेकर के इधर भेज दिया, फिर वहाँ से उसके मिलिटेंट्स, उसके आतंकवादी आए, फिर ताज होटल पे क्या हुआ था, हमला हो गया था मुंबई में अटैक। 26/11 सुनते ही होंगे, स्टेटस में लोग लगाता है। तो 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है वो अपना है, जो देश के पास का है उस देश का है। महासागरीय क्षेत्र को किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। अपवर्जक का अर्थ हो गया विशिष्ट, उसका स्पेशल है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जहाँ से मछलियाँ पकड़ने तथा भूतल से धातुएं एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का उसे अधिकार, परंतु अन्य देशों के जहाज़ों के परिवहन अथवा अन्य उपयोगों की भी स्वतंत्रता रहती है। यहाँ टेक्निकल टर्म समझिए। हमारा जो ये भारत है, हमारा जो अपना भारत है, उस भारत, हमारे भारत के चरण के पास एक देश है छोटा सा, जहाँ पर के रावण रहता था, और वो देश 200 नॉटिकल माइल में नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
भारत का नक्शा बनाना बहुत आसान है। यहाँ भी दिल का आधा वाला भाग बना सकते हैं, यहाँ भी ना। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे ले जा करके ऐसे बना दीजिए ना। थोड़ा सा लंबा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर बनाएंगे तो पाकिस्तान, ये सब भी आ जाएगा, आएगा कुछ दिन में, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए श्रीलंका यहाँ है, ये भी, इनका भी इकोनॉमिक कंडीशन अभी बहुत ख़राब है ना। ये सब मिल जाए भारत में तो अच्छा रहेगा। देखिए, तो यहाँ पर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु से क्या होता है कि कई बार मछुआरे जो है समुद्र में मछली मारने जाते हैं, तो मछली मारते मारते ये श्रीलंका की तरफ चले जाते हैं। तो श्रीलंका का जो पुलिस है इस मछुआरे को पकड़ लेता है। अब इस तमिलनाडु के मछुआरों को लगता है कि हमारा तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 समुद्री माइल या 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, थोड़ा सा विवाद है। विवाद यह है कि ये भारत का ही जो सागर तट है, फिर ये श्रीलंका का सागर तट है, यहाँ से यहाँ की दूरी उतनी दूरी नहीं है, बहुत कम ही दूरी पर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको हाफ हाफ करके बांट दिया गया है। ठीक, तो उनको पता नहीं रहता, वो तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरफ से जाते हैं, वो क्षेत्र समझ करके जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के वो पकड़े जाते हैं। फिर उसके भी आते हैं, फिर वो अपने छोड़ भी देता है, क्योंकि दबदबा है इंडिया का। तो संभाव्य संशय ये हो गया। अब देखिए संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। संचित जो जमा है, नहीं, संभाव्य जिसकी संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अर्थाभाव। अर्थाभाव समझ रहे हैं, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, आर्थिक विपन्नता है, आर्थिक संपन्नता होती तो हो जाता। जितना बाजार में उसका कीमत है संसाधन का, उससे ज़्यादा खर्च लगेगा। पता चलेगा कि 110 रुपया लीटर वाला पेट्रोल को निकालने में 500 रुपया लीटर खर्च हो गया, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा, फिर वो संसाधन नहीं रहेगा हमारे लिए। कहा कि ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य समझ रहे हैं, ऐसी संभावना है कि भविष्य में इसका हम लोग उपयोग करेंगे, कभी ना कभी तो हम लोग ऐसा बनाएंगे कि आसानी से निकल जाएगा ना। उदाहरण स्वरूप भारत में पेट्रोलियम मिलने की संभावना पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ ही असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि अनेक स्थानों पर है, परंतु केवल असम तथा पश्चिम घाट के पास से लगभग 20% पेट्रोलियम निकाला जा सका है। ठीक, इसी प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा इत्यादि के लिए भारत में अपार संभावनाएं हैं, परंतु कुछ ही स्थानों पर इनका उपयोग हो रहा है, परंतु कुछ ही स्थानों पर इनका उपयोग हो पाता है। सस्ती सुगम तकनीक के विकास से, सस्ती तो कम खर्चा पड़े, सुगम जो आसानी से मौजूद हो, आसानी से उपलब्ध हो, टेक्निक्स के विकास से, यानी लग रहा है कि ऐसा हो जाए कि मतलब जो है ना बाल्टी लेकर के पेट्रोल निकाल ले, ऐसा टेक्निक खोज रहा है लोग। सुगम तकनीक के विकास से इनके उपयोग की बड़ी संभावना है। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है खोज, इन्वेंशन, सर्वे, जांच पड़ताल हो रही है कैसे बाल्टी से निकलेगा, विभाग द्वारा इनकी खोज की जाती है। इसमें एक दो वर्ड आया है बच्चों, उनको आप लोग देख लीजिए जरा। एक तो आसाम का जो वो तेल वाला कारखाना है डिगबोई है, उसको थोड़ा देख लीजिए 13 पे, 13, 15, 16। जोग जलप्रपात, ये रिफाइनरी है मोटा भाई का, दिखाई नहीं पड़ रहा है। मोटा भाई समझ रहे हैं, अभी अभी शादी हुई है, जामनगर का रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो। कहाँ गया, असम का
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बाकू, यहाँ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, इसको अभी हम लोग गूगल से देखते हैं। आप लोगों को दर्शन करा दें, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो असम का वो जो तेल कारखाना है। असम ऑयल, असम ऑयल फील्ड, डिगबोई। असम में 4 ऑयल रिफाइनरी है, एक डिगबोई है, एक नूनमती है, और असम की जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें डिगबोई है, नूनमती है, नामोलीगढ़ है, बोंगाईगांव है। 4 रिफाइनरी है वहाँ पर, 4 जगह से वहाँ पर ऑयल निकल रहा है। और हमको सर्च करना था आसाम ऑयल फील्ड, तो उसमें सारा आ जाएगा। असम ऑयल फील्ड। असम के कौन है मुख्यमंत्री? हेमंता बिस्वा शर्मा, बड़ा उठपटांग बोलता है वो आदमी। असम ऑयल फील्ड, तो असम ऑयल फील्ड में जो तो एक डिगबोई है, एशिया का पहला ऑयल रिफाइनरी है, सबसे पहली बार एशिया में यहीं पर ऑयल का खनन किया गया। कह रहा है कि डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक शहर है, और ये डिगबोई रहा। अब डिगबोई का नाम डिगबोई क्यों पड़ा? तो इसमें ऐसा हुआ कि अंग्रेज के समय इसकी खुदाई चल रही थी। इसको लिखें भी कैसे, इस पर लिखने का है क्या? हाँ, अंग्रेज के समय इसकी इट वॉज डिटेक्टेड दैट यू हैड अनसेव्ड डाटा लास्ट टाइम, वुड यू लाइक टू ट्राई टू रिस्टोर इट, कैंसिल। हाँ, तो इसको हम लोग लिखते हैं डिगबोई। इसका क्यों नाम पड़ा, याद रहेगा, डिग बॉय डिग, डिग बॉय मिटाने वाला ये है, अरे पूरा मिट गया। डिग बॉय डिग, डिग का अर्थ होता है खोदना है, कहीं आप गड्ढा खोदते हैं उसको डिग बोलते हैं। तो अंग्रेज जो बोल लेते हैं डिग बॉय डिग, तो इसलिए इसका नाम डिगबोई पड़ गया। देखिए यहाँ पर गया ये, भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। ठीक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10th लेवल पे आसाम पूछा जाएगा, डिगबोई कहाँ है, तो आसाम में। इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना पड़ेगा, डिग बॉय डिग आप याद रखेंगे क्यों नाम पड़ा। व्युत्पत्ति और इतिहास, तो असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के इंजीनियर WL लैक और कई मजदूर लेडो और डिब्रू सदिया रेलवे लाइन का विस्तार करने में व्यस्त थे। उसी समय में निकला था। WL लैक जो कि कनाडा के थे, चिल्लाए डिग बॉय डिग, खोद लड़के खोद, इसलिए इसका नाम डिगबोई पड़ गया। उसके बाद देखिए डिगबोई तेल शोधनागार, तो ये है यहीं पे आसाम में है। और फिर नूनमती है, नूनमती के बाद आपको बोंगाईगांव, नामोलीगढ़, ये सब है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लिस्ट ऑफ ऑयल फील्ड्स इन आसाम, तो इसमें आ जाएगा द डिगबोई फील्ड, ओल्डेस्ट फील्ड, सबसे पुराना है। द नहरकटिया फील्ड, द मोरन
हुगड़ी जान फील्ड, रुद्र सागर, ये सब है। अभी और नया नया फील्ड आ रहा है, नए नए जगहों से तेल का खनन हो रहा है। तो असम वाला छोड़ के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे सबसे बड़ा जामनगर में है, गुजरात में। किसका है तो आपको पता ही है। ठीक, तो आसाम वाला हो गया। हम लोग पेज नंबर 13 पर थे। तो ये आप लोगों को पता चल गया। पेट्रोल अपने यहाँ और बहुत सारे जगहों पर है, लेकिन वहाँ से उत्खनन करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक आर्थिक खर्च आएगा, उतनी टेक्निक भी नहीं है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर संभव हुआ, आसाम में हुआ, अभी उसमें भी 20% पेट्रोलियम ही हम लोग निकाल पाए हैं, अभी निकाला जा रहा है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा। सागरीय ज्वार ऊर्जा समझिए, समुद्र में ज्वार उठता है, टाइड्स। ज्वार में क्या होता है कि समुद्र का पानी ऊंचाई नीचाई, तो वहीं पर उसके जो तटीय संकीर्ण क्षेत्र होते हैं, संकीर्ण समझ रहे हैं, जो छोटा सा क्षेत्र होगा, एक पतला सा, वहीं पर टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन। फिर ये समुद्र का जो ज्वार वाला पानी आता है, इस टरबाइन से टकराता है। फिर वो टरबाइन जब चलता है तो उससे विद्युत ऊर्जा मिलती है, उसी से ज्वार ऊर्जा। और एक हाइड्रोजन वाला भी किधर था, 20%। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा इत्यादि। कुछ ही स्थान, परंतु कुछ ही स्थानों पर इनका उपयोग हो रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पेट्रोल वेट्रोल जब खत्म होगा तो हम लोग हाइड्रोजन पर ही काम करने वाले हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा, आपको पता होगा कि आपके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनके पास हाइड्रोजन कार है, वो भी देख लीजिए। हाइड्रोजन कार में क्या होता है कि वो हाइड्रोजन से चलती है। हाइड्रोजन कैसे मिलता है, तो उसमें एक टैंक लगा हुआ रहता है, उसी टैंक में देखिए, ये हाइड्रोजन कार है, ये नितिन गडकरी है, पावर्ड ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एक टैंक होता है, उसी से हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसका जो एमिशन होता है, जैसे कि हम लोग पेट्रोल कार का यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल कार हम लोग जब यूज करते हैं, इनका हाइड्रोजन है, इसे समझाने के लिए। तो पेट्रोल कार में जो वो धुआं जो निकलता है, तो उसके साथ गैसोलीन निकलती है। और गैसोलीन क्या है, वातावरण के लिए बहुत हार्म है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। लेकिन ये हाइड्रोजन कार जो है, ये हाइड्रोजन वाला, इससे इसका जो एमिशन होता है, वाटर वेपर निकलता है। तो ये सज्जन हाइड्रोजन कार पे चलते हैं। टेक्निकली बहुत साउंड और बहुत विकसित लोग हैं ये, इनके पास बहुत टेक्निक है। ये एक बार बता रहे थे कि किसी मंदिर में वहाँ पर बाल चढ़ाया जाता है, तो उस बाल से ये एमिनो एसिड बनाते हैं। फिर उस एमिनो एसिड से कोई प्लांट में छिड़काव करके वहाँ से प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है, तो एमिनो एसिड से। पेज नंबर 14, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अब ज्ञात संसाधन, जिन साधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनको ढूंढकर खोज लिए हैं, अब उसका उपयोग करें। जैसे असम का डिगबोई, छोटा नागपुर का वो बॉक्साइट का, माइका का वो खान, वो सब क्या ज्ञात संसाधन। जैसे असम बॉम्बे हाई, यहाँ से भी तेल निकलता है। गुजरात के तेल कूप, गुजरात में वो जामनगर, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। ज्ञात संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी तकनीक विकसित हो चुकी है तथा सार्थक उपयोग ज्ञात है, उसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं। अब देखिए, भंडारित संसाधन, भंडारित जो स्टोर्ड है, नहीं। विकसित देशों ने ऐसी तकनीकों की खोज की है जिनसे पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान संभव हो सकी है। पृथ्वी के अंदर जो खनिज मौजूद हैं, उसका पता लग गया। उनके पास ऐसा मशीन है, एक मशीन लगाएगा और 2 किलोमीटर नीचे तक देख लेगा। अरे भाई, वहाँ सोना चमक रहा है, वहाँ हीरा है, वहाँ बॉक्साइट है, वहाँ पेट्रोलियम है। और बोलता है कि है तो है, अभी भी इसका उपयोग नहीं करेंगे, अभी दूसरे का हड़प उड़प करके काम चला रहे हैं।
जब सब का ख़त्म होगा तो फिर निकालेंगे, इसको महंगे में बेचेंगे, अपने भी आराम से उपयोग करेंगे, जो काम करता अमेरिका। विकसित देश कई किलोमीटर गहराई तक भूतल को भेद कर मतलब छिद्र कर, भूतल मतलब जमीन के सतह को, तेल निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश अभी हम लोग 1 किलोमीटर में ही अटके हुए हैं, से अधिक गहराई तक नहीं खोद पाते हैं। अविकसित देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो नेपाल इतना भी उपयोग नहीं हो पाता है। इसको पता भी रहेगा कि हमारे यहाँ सोना है तो निकाल ही नहीं पाएगा, उसको फिर इंडिया को ही बुलाना पड़ेगा। गहराई तक नहीं खोद पाते। अविकसित देशों में तो इतना भी उपयोग नहीं हो पाता। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की नदियों की विपुल जल, पर्याप्त जल है, चाहेगा तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगा लेगा, लेकिन उतना टेक्निक नहीं है, उतना उसके पास साधन नहीं है। व्यर्थ बहकर समुद्र में गिरती है, परंतु अपार संभावनाओं के बाद भी तकनीक और धन के अभाव में, अभाव मतलब कमी, जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाता है, यह संसाधन भंडारित नहीं हो पाता। वस्तुतः इसके विकास से ही अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन संभव है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको हम बता दें कि सबसे जो डीपेस्ट खान है, सबसे वो वर्ल्ड डीपेस्ट माइंस जो है मोपनेंग का गोल्ड माइंस है, साउथ अफ्रीका में लगभग 4 किलोमीटर गहरा है। मोपेंग गोल्ड माइंस, इसको देखेंगे आप। साउथ अफ्रीका देखिए 4 किलोमीटर गहरा से वहाँ सोना खोद करके आ रहा है। मोपेंग गोल्ड माइंस, मोपेंग गोल्ड माइंस। तो ये मोपेंग गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका में, सबसे गहरा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सबसे अधिक गहराई तक अभी 4 किलोमीटर गहराई तक खुदाई हो चुकी है, वो साउथ अफ्रीका में सोने की खान में। अब उसके बाद देखिए संचित संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात है, परंतु और सस्ती तकनीक के अभाव अथवा अन्य कारणों से उनका उपयोग वर्तमान में न हो पाता हो तथा भविष्य में उपयोग करना संभव है, उन्हें संचित संसाधन कहते हैं। इसकी टेक्निक पता है निकालने का, लेकिन और सस्ता संसाधन चाह रहा है वैज्ञानिक की, और सस्ता संसाधन मिले तब इसका खनन हो, तो वो संचित संसाधन कहलाएगा, संचित संसाधन कहलाएगा। परंतु वह अमेरिका के तटीय प्रदेशों में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है, बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका के पास पेट्रोलियम है, परंतु वह खाड़ी या अन्य देशों के पेट्रोलियम का उपयोग करता है। इन भंडारों के समाप्त होने पर ही अपने संचित भंडारों का उपयोग करेगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस सर्वोत्तम ईंधन है और इसे पानी से प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन वाला वो जो गाड़ी है, पानी, नदी, तालाब और समुद्र में आसानी से बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी है, फिर भी इसका उपयोग सीमित मात्रा में होता है, क्योंकि इसे पानी से अलग करना कुछ कठिन है। परंतु पेट्रोलियम के सीमित भंडार के समाप्त होने के बाद फिर यही हाइड्रोजन से चलेगा गाड़ी, या सौर ऊर्जा से चलेगा, अब चल भी रहा है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे संसाधन का विकास। तो चलिए यहीं तक रहने दीजिए, धन्यवाद।